हेलो बच्चा लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन का वन शॉट। केमिस्ट्री का वन शॉट शुरू होगा जिसमें पहला आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। बहुत दिनों से इंतजार था आप सभी को केमिस्ट्री का, कब आएगा वन शॉट, कब आएगा। लो आ गया आपके लिए केमिस्ट्री का धमाकेदार वन शॉट। इसके बाद आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर अपलोड होगा इसका क्वेश्चन। तो पहले जो है आप एक बार थ्योरी देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट जो है थ्योरी से कंसेप्ट आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठ कर आ सकता है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं। तो देखो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, क्या कह रहा है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस हुज कंपोजिशन वेरी विद सर्टेन लिमिट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हिंदी वाला भी देखते रहना है ना, हिंदी के लिए भी आपके लिए है। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी है और इंग्लिश वाले के भी है ना। तो हिंदी वाले घबराना नहीं है कि हिंदी में नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामाजिक मिश्रण जिसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न भिन्न होती है वह सच्चा विलय होता है। अब सबसे पहले जानेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी, सजातीय मिश्रण क्या होता है और असजातीय मिश्रण क्या होता है। देखो जो भी चीज़ हम अपनी नंगी अपनी आँखों से देख सकते हैं वो जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, और जिसको हम लोग देखकर अलग नहीं कर सकते हैं उसके कंपोजिशन को, उसको होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। जैसे एक गिलास लो या कोई भी बर्तन लो, है ना, उसमें आप पानी ले लीजिए और नमक या फिर चीनी को घुला दीजिए। जब आप घुलाइएगा और उसके बाद आप देखिएगा तो ना ही आप नमक को अलग कर सकते हैं ना ही आप चीनी को अलग कर सकते हैं। तो अपनी आँखों से आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि कहाँ नमक है और कहाँ चीनी है ना, दोनों घुल चुका है। तो अगर हम अपनी आँखों से अलग नहीं कर सकते हैं जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। सबसे आसान तरीके से समझिए। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है जी, जो हम लोग आँखों से देखकर अलग कर सकते हैं। जैसे आप एक बर्तन में बालू ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए और दूसरा आप चीनी ले लीजिए, तो आप आँख से देखकर बताइएगा कि कौन बालू है और कौन चीनी है। समझ में आया? तो उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन कौन बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ही आपको ट्रू सॉल्यूशन बताता है। तो ये इंट्रोडक्शन है ना, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, या फिर यहाँ से क्वेश्चन सिंपली आता भी नहीं है ना। तो देखो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, साल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है मिक्सचर बनाता है सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस मिक्सचर, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इन होमोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एक बर्तन में पानी और उसके साथ क्या लिए, चीनी, तो आप एक जगह से कोना से आप पानी निकालिए और दूसरे कोना से पानी निकालिए, दोनों में कंपोजिशन सेम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला मीठा लगेगा और यहाँ वाला खट्टा लगेगा, है ना। तो सब में कंपोजिशन जो है वो सेम आ गया है। वहीं कह रहा है कि कहीं से भी आप कंपोजिशन को लीजिएगा, होमोजेनस मिक्सचर में कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है पूरे मिक्सर में। तो एक सजातीय मिक्सर की में संरचना पूरे मिक्सर में समान होती है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि गैसेज इन इंटरमिक्सिंग प्रोड्यूसेस ट्रू सॉल्यूशन। कह रहा है कि गैस भी जो है वो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। गैस देखो हमारे सामने जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखकर नहीं बता रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो गैस क्या है, होमोजीनस मिक्सचर हो गया, और होमोजीनस मिक्सचर ही क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए गैस भी मिक्स करके ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। वहीं कह रहा है कि गैसें आपस में मिश्रित होकर सही घोल उत्पन्न करती हैं। उसके बाद देखो, तो ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ से असली सॉल्यूशन शुरू होता है। हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके मोल कंसेप्ट में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आता है ना। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, है ना। कुछ डिफिनीशन आपके लिए है जो कि जरूरत नहीं है, आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। निश्चित मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष विलयन को कहा जाता है। विलयन की सांद्रता अथवा विलयन की शक्ति। मतलब कह रहा है कि कितना जो है सॉल्यूट का क्वांटिटी प्रेजेंट है एक डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अलग अलग मेथड्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, अलग अलग मेथड है जिसमें हम लोग सबको बारी बारी से देखेंगे। अब देखो सबसे पहला आता है परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। तो पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट।
परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है जी, कितना वेट जो है सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो होता है कितना ग्राम जो है सॉल्यूट अवेलेबल है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, है ना, कितना सोलवेंट होना चाहिए 100 ग्राम इंटू 100 कर देंगे, तो वही डिफिनीशन है, फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, किसमें होना चाहिए, ग्राम में। हिंदी वाले देख लीजिएगा, विलय का वजन बाई विलयन का वजन इंटू 100। दूसरा देखो क्या होता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। जो भी ऐप वाले बच्चे हैं, मैंने उनके लिए सारा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन से करा चुका हूं, और वहीं वाला क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो एक बार आप थ्योरी देख लीजिए, वन शॉट देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा तो काफ़ी आसानी से बनाइएगा। मैंने वहाँ पर बताया था कि टेम्परेचर पर डिपेंड वही करता है जिसमें वॉल्यूम आएगा। जिस भी फार्मूला में वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। तापमान बदलने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जी, क्योंकि परसेंटेज वेट बाई वेट में वॉल्यूम नहीं है कहीं, है ना। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मतलब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है जी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कितना वेट जो है सॉल्यूट का ग्राम में 100 ml सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन कितना ml, और कितना ml में होना चाहिए 100 ml में, इंटू 100 कर देंगे तो वहाँ से परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। इट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसीलिए यह तापमान बदलने पर बदलता है। तीसरा देखो, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब छोटा छोटा फार्मूला है, एक बार देख लीजिएगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। तो ये आपके मोल कंसेप्ट में भी काम आता है और सॉल्यूशन में भी काम आता है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, कितना वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का मिलीलीटर में 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ, एक और टर्म आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होता है ये क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ग्राम पर लीटर में इसको डोनेट किया जाता है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए कितना वेट जो है सॉल्यूट का ग्राम में अवेलेबल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो स्ट्रेंथ कहलाता है। एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी करके। ये इक्विवेलेंट वेट नॉर्मेलिटी क्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। हिंदी में भी देख लीजिए, प्रति लीटर जो है घोल में घुले विलय का वजन, है ना। ताकत जी को तो क्या होता है, ताकत बराबर होता है संतुलन वजन इंटू सामान्यता। अब देखो पीपीएम में भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट को, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन पीपीएम कहेगा। पीपीएम का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6। आपसे पीपीबी पूछता तो उसमें क्या हो जाता है 10 टू द पावर 9, है ना। पीपीएम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पहले हम लोग क्या लेते थे 100 लेते थे, लेकिन क्या कह रहा है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 होता है, तो इसलिए 6 लिखेंगे। बिलियन का होता है, अगर पीपीबी का होता है 10 टू द पावर 9 आ जाता है ना। उसके बाद देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी और जो मैंने स्ट्रेंथ बताया उसमें थोड़ा सा अंतर है ना। मोलैरिटी में क्या हो जाता है जी, कितना मोल जो है सॉल्यूट का वो अवेलेबल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज द ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। कितना ग्राम मोल जो है सॉल्यूट का डिजोल्व है पर लीटर सॉल्यूशन में, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, है ना। मोल का जो होता है मोल हो जाएगा और वॉल्यूम का लीटर हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, है ना। एक क्या आएगा इसके बाद मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। तो इसको डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, कितना मोल जो है सॉल्यूट का ग्राम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में अवेलेबल है।
उसके बाद कह रहा है कि मोलैरिटी जो होता है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे जो है डिपेंड करता है ना। क्या होता है मोलैरिटी, N/V, हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोलैरिटी घटेगा। वही कह रहा है कि मोलैरिटी जो होता है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, है ना। वहीं का एन जो है आपको दिया हुआ है, एन जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट का, और भी जो है वॉल्यूम, तो वहाँ से आप एन मोल भी निकाल सकते हैं ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है N/V यहाँ से, तो यहाँ से आप मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछेगा तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि लीटर में रखना है ना। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है मोलरता कम हो जाती है। उसके बाद आ जाइए नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी भी एकदम उसी तरीके का है जी मोलैरिटी, है ना। उसमें क्या होता है, इसमें जो है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। प्रति लीटर घोल में घुले विलय के ग्राम समक्षकों की संख्या है। तो देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिया होगा। मोलैरिटी क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नॉर्मैलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं थोड़ा समय पानी पी लेता हूं, गर्मी ज़्यादा है ना जी। तो चलो नॉर्मैलिटी समझ गए। यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है जी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एन फैक्टर में वैलेंसी के बराबर होता है, एसिडिटी के बराबर होता है, बेसिसिटी के बराबर हो सकता है ना, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके बराबर। उसी को तोड़कर यहाँ पर लिखा गया है ना कि नॉर्मैलिटी जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट को वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कर दिया गया है, और वॉल्यूम को यहाँ पर ml में लिया गया है, लेकिन आपको वॉल्यूम में को लीटर में लेना है ना। ml में लीजिए फिर लीटर में लीजिए, लीटर में यहाँ पर देखो कन्वर्ट कर दिया गया है बाई 100 से 1000 से ऊपर में डिवाइड करके, है ना। तो ये हो गया आपका नॉर्मैलिटी। अब देखो रिलेशन जो आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी गुना एन फैक्टर। जहाँ भी जो है नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा तो नॉर्मैलिटी को आप सीधे लिख सकते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, जहाँ एन मैंने बताया क्या क्या हो सकता है, वैलेंसी हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब देखो दो केस आता है। सबसे पहला केस जो है अगर डाइल्यूशन, अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके दो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगाना है अगर नॉर्मैलिटी दिया है तो, नहीं तो मोलैरिटी दिया हुआ होता है M2V2 इज इक्वल टू M2, है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाना है अगर मोलैरिटी दिया है तो। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस जो है आपको दे सकता है ऑन मिक्सिंग। पहला कहेगा आपको डाइल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 या फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब दूसरा जो है वो दिया रख सकता है मिक्सिंग, तो मिक्सिंग में आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाइएगा। तो मिक्सिंग के लिए क्या होता है M1V1 प्लस माइनस M2V2 बाई V1 प्लस V2, है ना। मिक्सिंग का केस आएगा तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सर ऐसे निकालते हैं M1V1 प्लस माइनस। प्लस कब लगाएंगे जी, जब मान लो दो एसिड है, दो एसिड है, दोनों को मिलाया जा रहा है, तो अगर दोनों एसिड है प्लस हो जाएगा, एक एसिड है और एक बेस है तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों एसिड रहेगा या फिर दोनों बेस रहेगा तो प्लस लगाएंगे M1V1 प्लस। वॉल्यूम हमेशा जुड़ता है ना, वॉल्यूम तो ऐड अप होगा ना जी हमेशा। तो वहीं आपका दिया हुआ है ना। तो ये दो केस आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो कह रहा है कि एन क्या क्या हो सकता है, वैलेंसी हो सकता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बता दिया है ना, संयोजकता, संयोजकता, साक्षरता, अम्लता, ये सब हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद आ जाइए मोलैरिटी का छोटा तोतला भाई, मैंने बताया था मोलालिटी। मोलालिटी में क्या होता है जी, स्मॉल एम से डोनेट करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, उसमें क्या था मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर क्या है मास ऑफ सोलवेंट, और ये इसको किस में रखना है, केजी में रखना है, समझ गए। तो मोलारिटी, मोलालिटी है ना, नॉर्मैलिटी, सब एक ही तरह का फॉर्मूला है, आपको एक बार सिर्फ देख कर जाना है, बताए ना है। देखो क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ द सोलवेंट, पर केजी सोलवेंट में कितना ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है उसी को कहेंगे। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र है जी, मोल है, कितना मोल जो है उसको मास, कितना सोलवेंट है उसमें डिजोल्व कर रहे हैं, है ना। ये सब फार्मूला आपको देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख कर तोड़ कर लिख दिया है। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। अब देखो उसके बाद आ जाइए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो कंपोनेंट्स है, ए है बी है, ए का मोल N1 है, बी का मोल N2 है, दोनों को मिलाने के बाद मोल बन जा रहा है N1 प्लस N2। तो अगर हमसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, कितना मोल जो है ए के पास है बाई टोटल मोल, ए के पास कितना मोल है N1 बाई टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2। अगर बी का हमसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन बताइए बी का इसमें, तो बी का क्या करेंगे, उसका मोल कितना है बाई टोटल मोल कर देंगे, बी का मोल कितना है N2 बाई N1 प्लस N2। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। यहीं आपको दिया हुआ है फॉर्मूला में भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है वही कह रहा है कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा, तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, मास फ्रैक्शन, ये सारे जो है डिपेंड नहीं करते हैं टेम्परेचर पर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। जिसमें भी वॉल्यूम आएगा टेम्परेचर पर, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन सा वॉल्यूम पर, कौन सा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड है। उसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है फॉर्मेलिटी, इसका सिर्फ आपको फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इससे आता नहीं है और नहीं आएगा कभी। ये होता है मोल ऑफ सब्सटेंस एडेड टू द सॉल्यूशन, कितना मोल जो है सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिकता। अब आ जाइए सॉल्युबिलिटी में, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये सारा जितना फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें कुछ मैं रिलेशंस आपको बता देता हूँ ताकि शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन को बनाइए। तो देखो रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बीच में कुछ कुछ रिलेशंस आपको देखना है। सबसे पहला देखो ग्राम स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन। तो ग्राम स्ट्रेंथ क्या होता है जी, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो ए प्लस बी, ए क्या है सोलवेंट है, मैं जहाँ भी ए को लिखूंगा इसका मतलब क्या है सोलवेंट को लिख रहा हूँ, बी का मतलब क्या है सॉल्यूट। ये दोनों मिलकर बनाएगा सॉल्यूशन बनाता है। तो ग्राम पर लीटर आपको दिया रहेगा, आपको आपसे मोलैरिटी पूछेगा या फिर मोलैरिटी दिया रहेगा ग्राम पर लीटर पूछेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है ये वाला कि ग्राम पर लीटर बराबर क्या होता है मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ एम क्या है जी, कैपिटल एम मोलैरिटी है, डब्ल्यू बी क्या है जी, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम। दूसरा देखो रिलेशन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में, चाई बी बाई चाई ए इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट इसमें लेते हैं। आपसे जो है मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपसे मोलालिटी, जहाँ कैपिटल एम क्या है जी, इसमें कैपिटल एम जो है ये सॉरी स्मॉल एम जो है वो क्या है मोलालिटी है, मोलालिटी है ना। चाई बी जो है मैंने बी बताया था क्या है, बी किसके लिए यूज करना है सॉल्यूट के लिए, तो चाई बी जो है ये मोल फ्रैक्शन है
सॉल्यूट का। ठीक उसी प्रकार से चाहिए जो है ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है सोलवेंट का, है ना। और डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ पर जो है मोलिकुलर वेट हम लोग सॉल्यूट का लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग मोलिकुलर वेट सोलवेंट का लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ये सब शॉर्टकट तरीका है, कॉपी में लिख लीजिएगा इन सारे फार्मूले को। कुछ और रिलेशन हम लोग देखते हैं शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए। उसके बाद देखो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में होता है md/1 प्लस m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाई 1000। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा। जहाँ कैपिटल M जो है ये क्या है, मोलारिटी है ना। स्मॉल m जो है ये मोलालिटी है। तो मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन हम लोगों ने देखा। D जो है ये डेंसिटी है, इसको डेंसिटी को किस में रखना है जी, ग्राम पर ml में, है ना। यह भी m क्या है, मोलालिटी है। ये m जो है मोलालिटी डेंसिटी बाई 1 प्लस मोलालिटी इंटू WB मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलिकुलर वेट लेना है। एक ही जगह आपको जो है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में जब रिलेशन आएगा तो वहीं पर आपको मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट लेना है। बाकी हर जगह आपको मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट लगभग लेना रहेगा, बाई 1000 कर देंगे। तो ये कौन हुआ जी, तीसरा हो गया। एक और रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज वेट बाई वेट में रिलेशन। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है 10xd बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब इसमें क्या क्या है जी, ये सब m जो है ये मोलारिटी को बता रहा है, मोलारिटी। x जो है ये परसेंटेज वेट बाई वेट को बता रहा है। d जो है ये डेंसिटी को बता रहा है, किसमें होना चाहिए, ग्राम पर ml में। और WB जो है वो मैंने बताया था वेट ऑफ, किसके लिए यूज करना है, सोल्यूट के लिए। तो डायरेक्ट आपको दिया रहेगा डेंसिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट और सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। आपसे पूछेगा मोलरिटी क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए, बना दीजिएगा। तो ये 4 रिलेशन है। और पांचवा एक मैंने बताया मोलरिटी और नॉर्मैलिटी और मोलरिटी में। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, n इंटू मोलरिटी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मैलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, जो मैंने पीछे बताया अभी। तो ये रिलेशन याद है तो आप शॉर्टकट तरीका से ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो है वो ख़त्म होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग सोलुबिलिटी के बारे में। तो देखो सोलुबिलिटी जो है सबसे पहले देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में। मान लेते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, उसमें हम लोग नमक लेते हैं या फिर चीनी लेते हैं। तो ग्लास में जो पानी है वो क्या है, लिक्विड है, और जो नमक हम लोग चीनी ले रहे हैं वो सॉलिड है। वहीं का रहा है, उसी का हम लोग सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तरल में ठोस की घुलनशीलता। क्या कर रहा है जी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ये सारे डिफिनीशन है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है ना। इसमें आपको सैचुरेटेड कितना कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, वो आपको क्या बनाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो कि हम एक ग्लास लिए या फिर लोटा लिए, कुछ भी लिए, है ना। ग्लास तो सब कोई लेता है, आप कुछ और लीजिए, जो भी बर्तन है आपके पास, है ना, हड़िया गमला जो भी हो, ले लिए। उसके बाद जो है आप उसमें चीनी मिलाते चलिए, चीनी या फिर नमक। एक समय बाद ऐसा होगा कि चीनी मिलना और नमक मिलना उसने घुलना बंद हो जाएगा। तो जिस स्थान पर जो है चीनी का मिलना उसमें घुलना बंद हो जाएगा, उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। वहीं कह रहा है यहाँ पर। तब तक मिला सकते हैं सॉल्यूट को जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। किसी दिए गए तापमान पर सैचुरेटेड घोल मतलब संतृप्त घोल बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में घुले विलय की मात्रा को विलय की घुलनशीलता के रूप में जाना जाता है। मोस्ट है इसका फैक्टर्स, है ना। ये सब तो डिफिनीशन है, फैक्टर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वहाँ से आएगा। तो देखो इक्विलिब्रियम पर, संतुलन पर क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मेटा स्टेबल।
अब जानते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब जैसे देखो हो हमारे घर में जो है पाग वाग बनता है चीनी वनी का, है ना, तो चीनी उसमें उतना मिलाया जाता है, अब क्षमता से ज़्यादा उसमें चीनी मिला दिया जाता है, लेकिन गर्म करने पर जो होता है वो घुल जाता है, और जैसे ही हम लोग उसको ठंडाते हैं तो उसका क्या बन जाता है जी, क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो वही कह रहा है सुपर सेचुरेटेड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जिसमें क्रिस्टल बन जाता है कूलिंग करने पर, तो कूलिंग बनाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको कह रहा है मेटा स्टेबल, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर, टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। देखो कह रहा है कि दो कंडीशन होता है यहाँ पर, अगर रिएक्शन को देखेंगे कैसा है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक होगा इसका मतलब क्या है जी, डेल्टा एच जो हम लोग लिए हैं, जो डेल्टा एच हम लोग लिए हैं वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को देना है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना। तो ऐसा रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करेगा। उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, एक ऐसा डिसोल्यूशन जिसमें एनर्जी लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में और टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो जो चीनी या फिर नमक है वो सॉल्यूशन में और घुलेगा, या फिर जो भी सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए NaNO2 के लिए NaNO2 हो गया, KNO3 हो गया, NaCl हो गया, ये सब को आप मिलाइएगा तो हीट जो है इसमें रिलीज होगा और टेम्परेचर को और हीट जो है इसमें लगेगा, है ना। एंडोथर्मिक में हीट एडॉप होता है, तो हीट चाहिए इसको डिसोल्यूशन करने के लिए, और टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो ये सब और जो है घुलेगा, जिसमें भी आप घुला रहे हैं इसको। नमक जैसे यहाँ पर देखिए नमक दिया हुआ है, हिंदी वाले देख लीजिएगा जी, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अगर सॉल्यूशन जो है, अगर डिसोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच जो है निगेटिव है, अगर हीट जो है रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। डायरेक्ट आपका एग्जाम में ये सब पूछ सकता है, तो देखना है। दूसरा जो है प्रेशर का इफेक्ट हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का लिक्विड में, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर बढ़ाइए घटाइए कोई असर नहीं होता है। किसमें जी, सॉल्युबिलिटी में। किसमें, सॉलिड का लिक्विड में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। गैस को देखते हो, इतना सारा गैस के जो है उसको भर के सिलेंडर में भर दिया जाता है, तो वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड को उतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसका प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग देखेंगे। पहले देखें लिक्विड को, जो है लिक्विड में सॉलिड को मिलाए, अब जो है लिक्विड में हम लोग गैस को मिलाएंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो एक बार इसका डिफिनीशन देख लेना। डिफिनीशन ये होता है, मेन जो है इसका इंपॉर्टेंट है फैक्टर। फैक्टर इसमें देखेंगे, इसमें भी हम लोग दो चीज़ का इफेक्ट देखेंगे जी। पहला जो है टेम्परेचर का और दूसरा प्रेशर का। तो देखो और इसमें एक और जो है फैक्टर आपको दिया हुआ है, नेचर ऑफ गैस का। वैसा गैस जो कि आसानी से लिक्विफाई हो सके वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। यहाँ पर CO दिया हुआ है, CO2 कर लेना जी, ये CO2 होता है। CO2 जो होता है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है O2 से और H2 से। क्यों होता है, क्योंकि CO2 को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। डायरेक्ट NCERT का लाइन यहाँ पर लिया गया है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैसा गैस जो कि आसानी से लिक्विफाई हो सके वो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, इसलिए CO2 मोर सॉल्यूबल होता है। उसके बाद टेम्परेचर का अगर हम लोग इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी जो होता है डिक्रीज करेगा। ये वाला कंसेप्ट हम लोग हेनरी लॉ में भी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉलिड का, गैस का लिक्विड में डिक्रीज करता है, प्रेशर को बढ़ाने पर इंक्रीज करता है गैस का लिक्विड में, है ना, सॉल्युबिलिटी। तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो होता है डिक्रीज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब आ जाइए हेनरी लॉ। देखो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस। गैस के लिए जो होता है प्रेशर हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला लॉ आता है हेनरी लॉ, है ना। हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है जी,
इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन के, है ना, मोल फ्रैक्शन के। अगर यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है KH, उसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरा X। ये बताया था हेनरी साहब ने कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होता है। तो KH क्या है जी, KH जो है उसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। X जो है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन को बता रहा है, और P जो है ये पार्शियल प्रेशर है ना। उसके बाद देखो अब KH का, प्रेशर का, टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। इसी साल जो है KH से रिलेटेड नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। KH को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का लिक्विड में डिक्रीज करेगा। अब देखो KH का टेम्परेचर से रिलेशन देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा KH बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ाइएगा KH बढ़ता है। और हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होता है गैस का सॉल्यूट में, लिक्विड में डिक्रीज करेगा। इसीलिए KH जो होता है वो भी ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो कम हो जाएगा। और ये आपको एक और चीज़ आपको KH के बारे में जानना है कि ये KH जो होता है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस, अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू जो है अलग अलग होगा एट सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है सेम है तो अलग अलग गैस होगा तो KH का वैल्यू जो है अलग अलग होगा। लेकिन अगर जो है गैस सेम है फिर भी KH का वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर को बदल के, है ना, क्योंकि टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा KH बढ़ेगा, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो ये KH का आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपको KH का वैल्यू दे देगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ इसका किसका जो है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है गैस में, गैस का लिक्विड में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेशर का, है ना, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर का छूट गया है तो प्रेशर का मैं बता देता हूँ। उसके बाद प्रेशर का आपसे पूछेगा, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग टेम्परेचर का देख लिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जी, 3 रिलेशन आपको ध्यान रखना है इसमें। पहला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का लिक्विड में घटेगा। दूसरा, KH जो है, KH का टेम्परेचर से ही ज़्यादा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो KH भी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, गैस का लिक्विड में डिक्रीज करेगा। तीसरा जो है प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, KH बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखो कुछ लिमिटेशन है हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। हेनरी लॉ कहाँ अप्लीकेबल होगा, प्रेशर जो है नॉट वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। प्रेशर बढ़ाने पर हम लोगों ने जाना कि सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन प्रेशर उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू वेरी हाई, है ना। और टेम्परेचर घटाने पर हम लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो उतना भी टेम्परेचर को कम नहीं कर देना, एकदम बिलो कर दीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा। प्रेशर को एकदम हाई कर दीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा। एक, है ना, हाई करना है लेकिन वेरी हाई वेरी लो नहीं कर देना है प्रेशर टेम्परेचर को। दूसरा कह रहा है कि गैस डज नॉट अंडरगो, वह गैस जो कि डिसोसिएशन में नहीं जाता है वही अप्लीकेबल होता है हेनरी लॉ के लिए। हिंदी वाले आप समझ लीजिएगा, है ना, मैंने हिंदी में ही सब बता रहा हूँ। अब देखो 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन हेनरी लॉ का। पहला है सी ड्राइवर्स। सी ड्राइवर जो होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो जब पानी के अंदर जाते हैं, है ना, पीठ पर जो है ऑक्सीजन का थैला लेकर, तो उसमें हीलियम को भी मिलाया जाता है। क्यों हीलियम को मिलाया जाता है, ताकि एक कंडीशंस होता है बेंड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन का जो है बबल बन जाता है खून में। आपका नाइट्रोजन में खून का बबल बन जाता है बाबू, और उस कारण से काफ़ी अधिक पेन हो जाता है, काफ़ी अधिक दर्द होगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हीलियम को मिलाया जाता है ताकि हम लोग बेंड से बच सके। तो ये एप्लीकेशन है, ये यूज है हेनरी लॉ का। दूसरा देखो, हाई अल्टीट्यूड पर जाने पर जो होता है हमें एंजाइटी, है ना, इस टाइप का जो होता है फील होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है। क्यों होता है, ऊपर जाइएगा अगर आप पहाड़ पर, काफ़ी अधिक ऊंचाई पर,
माउंट एवरेस्ट पर अगर आप चले जाइएगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, और मैंने बताया प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी जो होता है गैस का लिक्विड में डिक्रीज करेगा। तो अगर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो अब ब्लड में अच्छी तरीके से नहीं घुल पाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया। जो ज़मीन पर अभी जो प्रेशर है उसके मुकाबले प्रेशर जो ऊपर है वो तो कम है, और प्रेशर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस का घटेगा, तो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व है वो अब उतना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है घट जाएगा, और सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगा तो हमें सफोकेशन, एंजाइटी, हार्ट पाल्पिटेशन इस टाइप का डिजीज होने लगेगा। उसको हम लोग एनोक्सिया कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तीसरा एप्लीकेशन जो है आपने देखा होगा कि CO2 को जो है वो सील्ड बोतल में पैक कर दिया जाता है, एट हाई प्रेशर पर सील्ड बोतल में पैक किया जाता है। कैसे पैक किया जाता है? हाई प्रेशर पर CO2 को जो होता है वो सोडा में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में जो होता है हाई प्रेशर पर क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो हाई प्रेशर पर इसलिए किया जाता है ताकि CO2 जो है उसमें आसानी से घुल सके। कम प्रेशर रहेगा तो सॉल्युबिलिटी गैस का कम हो जाएगा ना जी, है ना। हिंदी वाले देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। उसके बाद आ जाइए अब वेपर प्रेशर में। तो ये यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉल्युबिलिटी से। अब वेपर प्रेशर में आ जाइए। वेपर प्रेशर सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। तो एक ऐसा प्रेशर जो कि ये सब छोटा छोटा डिफिनीशन है, एक बार सिर्फ देख लेना है, ये सब डिफिनीशन आपसे पूछता नहीं है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर कितना वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। जब द्रव एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं तो वाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। एक बार बस डिफिनीशन देख लीजिएगा, है ना। ये सबको एक बार देख लेना है, NCERT से उठाया गया है। क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द लिक्विड एट सैचुरेटेड विद वेपर ऑफ द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड। ये सब एक बार देख लीजिएगा, हिंदी वाले भी। उसके बाद वेपर प्रेशर जो वाटर का होता है उसी को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक्वस टेंशन क्या होता है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है उसी को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं ना। हिंदी वाले देख लीजिएगा, जल के वाष्प दाब को जलीय तनाव के नाम से जाना जाता है, जल का जो वाष्पिक दाब होता है उसी को। अब आ जाइए यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बातें जान लीजिए, NCERT का है तो एक बार आपको देखना है कि अगर वोलेटाइल लिक्विड है, अब देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पशील और गैर वाष्पशील। ना हिंदी में तो नाम से ही पता चल रहा है जी, इंग्लिश में जिसको नहीं पता है बता दे रहा हूँ कि वोलेटाइल उसको कहेंगे जिसका वेपर बनेगा, एक ऐसा सोल्यूट या फिर सोल्वेंट जिसका वेपर, जिसका भाप बन रहा है उसको वोलेटाइल कहेंगे। और नॉन वोलेटाइल जिसका भी भाप नहीं बन रहा है उसका कोई प्रेशर ही नहीं लेगा। आगे हम लोग रोल्स लॉ में देखेंगे वोलेटाइल सोल्यूट भी होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी होता है। तो वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर बनेगा, नॉन वोलेटाइल का वेपर नहीं बनता है। तो वहीं कह रहा है अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका क्या होगा? हाई वेपर प्रेशर होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ईथर, ईथर जो होता है एक वोलेटाइल लिक्विड है और ईथर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वहीं कह रहा है कि जो भी वोलेटाइल लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होगा बट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे नॉन वोलेटाइल लिक्विड, जैसे वाटर हो गया, ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा बट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसलिए वाटर का कितना होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ईथर का जो होता है वो कम होता है इसके मुकाबले, क्योंकि वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद आ जाइए अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड। अभी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का देखें, अब सॉलिड लिक्विड का देखेंगे। तो इसमें रॉल्स लॉ जो होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अप्लीकेबल होता है। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखेंगे। तो रॉल्स लॉ में क्या होता है जी? रॉल्स लॉ में कह रहा है, हम लोग जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शॉर्टकट जो होता है आपको दिया हुआ है कि जो RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP किसके बराबर होता है जी? PA0 माइनस PA बाई PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। आगे क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा। तो वहीं कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो होता है ये ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके बराबर होता है? ये ध्यान रखना बाबू,
ये यहाँ से गलती हो सकता है, कोई कोई सोल्वेंट जो होता है बताते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से डिपेंड नहीं करता है। ये देखो फार्मूला है ना, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग जानेंगे। तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, ये गलती से लिखा गया होगा। तो पी नॉट यहाँ पर क्या है जी, ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और पी जो है आपका ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। यहाँ पर जो पी नॉट दिया हुआ है ये प्योर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, और पी जो है ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। किसके बराबर होता है जी इसका रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं कि N1 है N2 है, N1 को हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्यूट है, N2 जो है वो सोल्वेंट है, इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल। N1 को हम लोग माने हैं तो यहाँ पर N1 लिखेंगे है ना, N1 बाई N1 प्लस N2 फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। काफ़ी अधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब सोल्वेंट काफ़ी अधिक है, सॉल्यूट थोड़ा सा है, तो उस कंडीशन में जो है मोल जो है सॉल्यूट का जो नीचे वाला है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये मान लीजिए हटा लीजिए, अब जैसे मान लीजिए 100 है, 100 में हम लोग जोड़ रहे हैं 0.001 इस तरीके से छोटा सा नंबर को जोड़ रहे हैं, कोई वैल्यू है जी उसका है, अप्रोक्सीमेट 100 ही आएगा। 100 में थोड़ा सा एक बूंद, समुंदर में एक बूंद पानी डाल दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा। तो वही है कि काफ़ी अधिक जो है डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग N1 बाई N1 प्लस N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सोल्वेंट। तो इस तरीके से ये RLBP इसको हम लोग और एक जगह देखेंगे है ना, ये छोटा सा आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है, बाकी सब क्या है आप देख लीजिएगा। अब देखो जो है रॉल्ड्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग देखेंगे। अभी किसके लिए देखें, नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर नहीं बन रहा है। वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है जी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें क्या था, सिर्फ सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है जो मोल फ्रैक्शन है, जो पार्शियल प्रेशर है, ये किसके बराबर है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट भी है और सोल्वेंट भी है। देखो इसको समझो, दो के हिसाब से पूछा जा सकता है ना। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, पहला केस जो है आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट एकदम चमकता हुआ दिखेगा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर वैसा सॉल्यूट है जिसका वेपर नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में टोटल जो प्रेशर होगा, जैसे मान लेते हैं अगर मैं PA का मान लेता हूँ, PA जो है सॉरी जैसे देखो अगर मान लेता हूँ कि PA जो है ये क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और PB को मैं मान लेता हूँ, या फिर मैंने जहाँ भी बोला था A होगा वहाँ पर सोल्वेंट लेना है, तो उसी तरीके से मैं चलता हूँ है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्वेंट मान लेते हैं PA है, और PB को मान लेते हैं कि क्या है जी, PB जो है मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है। तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग लिए हैं, तो क्या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बनेगा जी, नहीं बनेगा। सॉल्यूट का वेपर ही नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से होगा, तो ये PT जो होगा ये PA के सिर्फ बराबर हो जाएगा। अब PA को आप ब्रेक कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PA नॉट XA है ना, हेनरी लॉ के अनुसार। तो ये जो टोटल प्रेशर जो आपका आएगा, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का आएगा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ये फार्मूला यूज करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू प्योर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दूसरा जो आपका चमकता हुआ क्वेश्चन में दिखेगा वह हो जाएगा कि फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मतलब सॉल्यूट के लिए क्या होगा, वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। उस कंडीशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका ही वेपर बनेगा, तो उस कंडीशन में जो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा वो PA प्लस PB, मतलब सोल्वेंट तो वेपर बनेगा ही, सॉल्यूट का भी बनेगा। तो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। उस कंडीशन में आपको टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला ये यूज करना है, दोनों का जो होता है यहाँ पर वेपर बन रहा है। तो ये दो कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, वहीं आपको दिया हुआ है शॉर्टकट में,
आप इसको देख लीजिएगा। जो PA नॉट यहाँ पर है ये प्योर वेपर प्रेशर का जो होता है आपको दिया हुआ है। प्योर वेपर प्रेशर जो है एक कंपोनेंट का है, एक से क्या है मोल फ्रैक्शन है ना। मैंने सारा चीज़ जो है आपको डिटेल में बता दिया। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखना है कि वोलेटाइल पूछ रहा है कि नॉन वोलेटाइल, है ना। नॉन वोलेटाइल पूछ रहा है कि वोलेटाइल। अब देखो कुछ लिमिटेशन है रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ जो होता है वो कहीं कहीं यूज होता है, कहाँ यूज होता है जी, उसको हम लोग देखते हैं। रॉल्स लॉ की कुछ सीमाएं हैं। पहला तो है कि इट इज़ अप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसी में जो होता है ये रॉल्स लॉ अप्लाई होगा, है ना। दूसरा जो है लिमिटेशन इसका यह है, इट इज सॉल्यूशन फॉर कंटेनिंग सॉल्यूट, है ना। ये वैसे सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है जो कि ना ही एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होता है, ना ही जुड़ता है और ना ही डिसोसिएट होता है। ये वैसे सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है ना। ऐसा सॉल्यूट जो कि ना ही एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है, वहीं पर रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। आइडियल नॉन आइडियल क्या होता है इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। हिंदी वाले अपना देख लीजिएगा। ये आइडियल का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो वैसा जो है सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन पर वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वह विलयन जो सभी तापमानों और साद्रताओं पर रॉल्स के नियम का पालन करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल हो जाएगा। अब नॉन आइडियल जो है हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहले आइडियल सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। 5 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है भैया। पहला जो है आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 कंपोनेंट लेते हैं, ए लेते हैं और बी लेते हैं। ये ए लेते हैं और बी लेते हैं। ए में जो इंट्रैक्शन आपको दिया हुआ है, जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, और बी में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, वो इन दोनों को मिलाने के बाद जो कंपोनेंट बनेगा ए और बी सेम रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन में सेम रहेगा। ए और बी में जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है वो ए और बी बनने के बाद इसमें जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है वो सेम रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है जी। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या रखना है, इसको भी आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डेल्टा एच मिक्स 0 होता है। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 होता है, मतलब नो हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। जब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं कोई भी हीट नहीं एब्जॉर्ब्ड होगा ना ही रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो डेल्टा एच उसका 0 हो जाता है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स जो होता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, 0 होता है, मतलब कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम इन आइडियल सॉल्यूशन। और ये आपका अलग प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी लिखवाया कि ए बी का इंट्रैक्शन जो है वो सेम ही रहता है, ए और बी जो पहले मॉलिक्यूल था उसके बीच में जो इंट्रैक्शन था वही सेम रहता है ना। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। उसके बाद अभी तक 3 जाने, चौथा प्रॉपर्टीज और देख लो। डेल्टा जी जो होता है वो निगेटिव होता है, तभी जाके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। हम लोग थर्मो में पढ़ेंगे कि जिसका डेल्टा जी निगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप हो जाता है। और 5वां जो है डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बढ़ता ही है, तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो चौथा और 5वां प्रॉपर्टीज है ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ये चेंज होते रहता है ना, ये चेंज होते रहता है आइडियल नॉन आइडियल के लिए। तो ये हो गया आइडियल। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल भी बहुत ही आसान है भाई। एग्जांपल में आपको सेम फैमिली का जितना भी मेंबर दिखेगा, जैसे बेंजीन टोलुइन, बोलने में भी सेम लग रहा है, बेंजीन टोलुइन, तो सेम फैमिली का जहाँ भी मेंबर होगा उसके मिक्सचर जो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, बोलने में भी सेम लग रहा है ना, क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये एग्जांपल ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। उसमें जो है डेल्टा एच मिक्स जो होता है बड़ा छोटा हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होगा, बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर लेस देन 0 हो सकता है, क्योंकि नॉन आइडियल 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, है ना। तो अब देखोगे हम लोग टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। पहला जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ,
और ऐसे सॉल्यूशन को जो है, अब इसका जो है प्रॉपर्टीज देख लो। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऐसे ध्यान रखो, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। तो जो पहले था ए और बीबी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा ही रहेगा। पॉजिटिव मतलब ऐसे याद रखने का तरीका है, पॉजिटिव का मतलब याद रखो ज़्यादा। तो जो पहले जो ए और बीबी में इंटरेक्शन था वो ज़्यादा ही रहेगा ए बी बनने के बाद। तो ये पहला प्रॉपर्टी इसका हो गया। उसमें क्या था, आइडियल में सेम था, बट यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेल्टा भी जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एक होता है पी ऑब्जॉर्ब्ड, मतलब ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर जो है वो कैलकुलेटेड प्रेशर के से बड़ा हो जाता है। उसमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में जो है अगर देखोगे, है ना, आइडियल सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन में जो है, आइडियल सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है पी एब्जॉर्ब्ड जो होता है ये बराबर होता है पी कैलकुलेटेड के। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है क्या पी ऑब्जॉर्ब्ड जो हम लोग ऑब्जॉर्ब्ड देख रहे हैं और जो कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं ये दोनों बराबर आएगा क्या, प्रेशर। पी क्या है, प्रेशर है ना। तो ये समझ गए। तो 1 2 3 4 पांचवा प्रॉपर्टीज और छठवा प्रॉपर्टीज क्या था जी, दोनों का सेम होगा। डेल्टा जी क्या होगा, चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी निगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना बाबू, डायरेक्ट यहाँ से आता है। इसलिए मैं सॉल्यूशन का वन शॉट लाया हूँ ताकि एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन यूट्यूब पर आएगा, है ना। क्वेश्चन का भी हम लोग कराए हैं सीरीज, तो वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो सारे देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। और जो नया लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आएगा। अब देखो एग्जाम्पल कैसे जानेंगे। एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव डेविएशन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि निगेटिव डेविएशन। तो देखो जहाँ भी सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ भी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कुछ लगा हुआ है, आंख मूंद कर मारना है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। दूसरा जो है बेंजीन के साथ, बेंजीन लिख सकते हैं या फिर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C6H6। तो बेंजीन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है तो वो क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन। और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है NCERT का, दो एक्स्ट्रा, ये दोनों देखकर आप बता सकते हैं, और दो एक्स्ट्रा आपको अलग से याद रखना है, इथेनॉल प्लस वाटर, और चौथा जो हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये दो स्पेशल है, NCERT का दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछा है और यहाँ से पूछा भी जा चुका है। ये नीट JEE मेन सब जगह घूम चुका है, तो BCEC में भी आ सकता है। डायरेक्ट देगा इथेनॉल और वाटर, कैसे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। और बाकी CCl4 जहाँ भी दिख गया आँख मूंद के मार दीजिए, CCl4 के साथ बेंजीन के साथ कुछ दिख जाए, है ना। अब देखते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन रॉल्स-लॉ के नियम के नकारात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव का मतलब क्या, निगेटिव जैसे मैंने पॉजिटिव के लिए बताया था वहीं समझना है। AA और BB के बीच में जो इंटरेक्शन है, निगेटिव मतलब कम हो जाएगा, अब जो बाद में AB बनेगा, है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा किसमें जो है इंटरेक्शन बड़ा होता है किसमें छोटा होता है। अब इसमें देखो डेल्टा एच जो होता है उसमें क्या था, पॉजिटिव में ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पर लेस देन जीरो हो जाएगा। पी एब्जॉर्ब्ड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पी कैलकुलेटेड से कम हो जाएगा। डेल्टा जी तो सबके लिए सेम ही है, निगेटिव ही होगा। डेल्टा एस सबके लिए ज़्यादा ही होगा। डेल्टा भी जो है कम हो जाएगा निगेटिव के लिए, डेल्टा एच मिक्स होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। ये दोनों तो सबके लिए सेम होगा, इन दोनों में आपको ध्यान ही नहीं देना है, बाकी जो है वो आपको ध्यान देना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका भी एग्जाम्पल याद करने का तरीका है। जहाँ भी क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ लगा हुआ है, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। आँख मूंद कर मारिए, क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। दूसरा देखो एसिड के साथ कुछ लगा हुआ है, आँख मूंद कर मारना है, निगेटिव डेविएशन। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म यहाँ पर देखो आ रहा है, निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। HNO3 क्या है जी, नाइट्रिक एसिड, एसिड है, इसके साथ कुछ लगा हुआ है, निगेटिव डेविएशन। अब चलते हैं हम लोग एजियोट्रोप्स।
एजियोट्रॉप मिक्सर और क्या इसको बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। एजियोट्रॉप क्या होता है जी, डिफिनीशन एक बार देख लेना है ना, डिफिनीशन से आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट एजियोट्रॉप्स का 2 पार्ट होता है उससे पूछता है। तो एक बार आप लोग डिफिनीशन देख लीजिएगा, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजियोट्रॉप सॉल्यूशन को हम लोग, एजियोट्रॉप मिक्सर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, डायरेक्ट आपसे दिया रहेगा कि क्या एजियोट्रॉप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। या 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन का मिक्सर होता है जिसका लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। वहीं आपको कह रहा है यहाँ पर डिफिनीशन में, तो पढ़ लीजिएगा इसको। मेन जो है ये होता है, 2 प्रकार का एजियोट्रोप्स होता है। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दूसरा क्या होता है जी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, यहाँ पर दिया नहीं है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो है कौन बताएगा, देखो 2 प्रकार का होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये कौन बनाएगा, वह लिक्विड जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स शो करते हैं। इसका एग्जांपल आपको एक फेमस एग्जांपल याद रखना है, C2H5OH इथेनॉल और वाटर का मिक्सर है ना, 5%। क्या क्या कंपोजिशन होता है जी, इसका 95% होता है, इसका 5% होता है बाई वॉल्यूम। आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, इथेनॉल प्लस वाटर जो होता है वो क्या शो करता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को शो करता है। C2H5OH है ना, एक बार सुन लीजिएगा तो राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगा, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा तो यहाँ पर दिया नहीं है, ये सब भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया नहीं है तो मैं उसको बता रहा हूँ। दूसरा हम लोग देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये कौन शो करेगा जी, निगेटिव डेविएशन वाला। जितने भी निगेटिव डेविएशन वाले हैं, जो निगेटिव डेविएशन वाले हैं वो सारे क्या करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको एक ध्यान रखना है, HNO3 और वाटर का जो मिक्सर होता है 68% बाई 32% बाई मास, ये आपको क्या बनाते हैं, है ना। HNO3 और H2O क्या है जी, ये क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, नीट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ पर, है ना, NCERT का है, ध्यान रखना है। HNO3 और वाटर आपको दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि ऐसा क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। 4 प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, संलयन गुण, है ना। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड के लिए यूज नहीं होता है। और ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप चीनी लेते हैं या फिर अगर आप पानी शुगर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, कितना आप चीनी लेते हैं, कितना शुगर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। वहीं कह रहा है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिजोल्व है, उसको क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर पर डिपेंड करेगा। हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा। तो 4 प्रकार का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले RLBP, जो मैंने पहले बताया वहीं वाला है, तो इसको ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। RLBP मैंने बताया था ना जी, P0 माइनस P बाई P0। ये वेपर प्रेशर है प्योर का, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। भाई किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। इसको मैंने तोड़कर भी बताया था, N1/N2 करके, है ना। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तब वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। मतलब वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, जो प्योर सॉल्वेंट है उसके मुकाबले कम होता है। जब हम लोग किसी सॉल्यूट को वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन में ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, वहीं कर रहा है। ये सब थोड़ा थोड़ा जो है
एनसीईआरटी का लाइन है, आपको ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस वो क्या होता है, लेस होता है सॉल्यूशन के मुकाबले ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ऑफ सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर डिस्प्लेस्ड बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। हिंदी वाले आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, क्या कह रहा है जी, आरएलबीपी का जो है इक्वेशन मैंने बताया था, सिंपल वही होता है ना, जो अभी लिखवाया आपको, आप उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। आरएलबीपी जो है सबसे पहले किसके लिए है, आरएलबीपी किसके बराबर होता है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। चाई बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1n1/n2। अब मोल को जो है आप वेट में, वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं W1/m1n2 W2n2 m2। अब यहाँ से जो है आपको मोलर मास जो है सॉल्यूट का पूछ सकता है, मोलर मास सॉल्वेंट का पूछ सकता है, तो ये फार्मूला आपको याद है तो आप बना दीजिएगा। अब दूसरा जो है इसमें इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, वह टेम्परेचर, तुम लोग जानते हो कि वह टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉयल करने लगे, नहीं, उस टेम्परेचर को, उस डिफिनीशन को आप भूल जाइए, आपसे याद रखिएगा क्या, वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ये एक्चुअल अच्छा डिफिनीशन है कि वैसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, डेट इज 1 atm के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। वह तापमान जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब, मतलब अर्थात वायुमंडल के बराबर हो जाता है, एक वायुमंडल के बराबर, तो उसको हम लोग द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ये एक डिफिनीशन है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद आप देखिए इलेवेशन कर रहा है, इलेवेशन का मतलब क्या है जी, बढ़ना। एक सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग सॉल्यूट को मिला दिए तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आप सॉल्यूट को मिलाइएगा सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो देखो डेल्टा टीबी जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी क्या है, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो मिलाने के बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो टीबी माइनस टीबी नोट करेंगे। टीबी नोट जो है ये पहले का बॉइलिंग पॉइंट है, पहले का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका मतलब ये तो कम है ना, मिलाने के बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या करेंगे, टीबी में से टीबी माइनस करेंगे। वहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़िएगा वहाँ पर तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा, है ना। मेन इसमें आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम। केबी क्या है जी, ये कांस्टेंट है, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ये केबी जो है ध्यान रखना है किस पर डिपेंड करता है, मोलालिटी पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर जो है डिपेंड करता है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना, ये सब एनसीईआरटी का जो है थ्योरी है, आप एक बार देख लीजिएगा। मेन जो है इसमें फार्मूला है यहीं वाला, और डेल्टा टीबी को आपको लिखने आना चाहिए। डेल्टा टीबी आपसे, ये डेल्टा टीबी जो है ये चेंज पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछेगा डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में तो ये वाला फार्मूला, लेकिन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो डेल्टा टीबी को हम लोग लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट आपको दिया रहेगा, टीबी वहाँ से निकालिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, वो आपको मिलेगा, है ना, एक बार आप थ्योरी देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूट को डाल रहे हैं सॉल्यूशन में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला देख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड जो होता है टू फॉर्म सॉलिड्स बिगेन एट टू सेपरेटेड आउट फ्रॉम द लिक्विड और इक्विलिब्रियम पर एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड क्या होता है जी, फ्रीजिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। तो डिफिनीशन आपको एक बार देख लेना है। और जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जो है क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं सोलवेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसीलिए इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वहाँ पर क्या लिखते थे जी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी इंटू एम, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो के एफ हो जाता है, और एम क्या है जी, है ना, वहाँ पर मैंने नहीं बताया था। स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर स्मॉल एम जो है मोलालिटी है, मोलालिटी।
मोलालिटी मैंने बताया था मोलालिटी का तोतला भाई है। मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं? मोल बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, है ना। मोलारिटी जो होता है वो होता है मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन मोलालिटी क्या होता है? मोल बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, है ना। तो इसको आप डायरेक्ट आपको दिया रहेगा मोलालिटी, या फिर आपको वेट दिया रहेगा तो वहाँ से आप मोल निकाल लीजिए फिर, है ना। मोलर मास ये सब दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट मोलालिटी दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल कर आप इसमें पुट कर दीजिएगा। तो वहीं इसमें कर रहा है, यहाँ पर एम क्या है? मोलालिटी है। अब वहाँ पर हम लोग डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टीबी नॉट हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जो है जो डेल्टा टीएफ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्योंकि बाद में जो है फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में पूछेगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। और आपसे फ्रीजिंग पॉइंट जो है सिर्फ पूछेगा तो आपको क्या पूछ रहा है? टीएफ पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। तो जहाँ भी आपको वाटर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहाँ पर टीएफ नॉट की जगह पे क्या पुट कर देना है? 0, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप फार्मूला देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा करके मैंने फार्मूला लिखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना। आपसे केएफ भी पूछा जा सकता है तो आप इसमें मोलालिटी का फार्मूला पुट करके आप केएफ भी निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखो कह रहा है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, जो केएफ का वैल्यू है मैंने बताया था केएफ जो है किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर केएफ डिपेंड करता है? केएफ या फिर केबी जो कांस्टेंट है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट जो है कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। विलयन पर डिपेंड करेगा। सोलवेंट को क्या बोलते हैं जी? विलयन पर डिपेंड करेगा, विलय पर डिपेंड नहीं करेगा, सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस देखो, लास्ट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है इसका डिफिनीशन देख लेना, है ना। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सोलवेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट। मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसका जो फ्लो होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको आप देख लीजिएगा डिफिनीशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है जी? कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपको दिख सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफिनीशन आपको दिया हुआ है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। वहीं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशन दिया हुआ है जो पीछे वाला था। अब देखो अकॉर्डिंग टू द वांट ऑफ, ये विंड ठेल नहीं है जी, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर टाइपिंग में। वांट ऑफ इसको बोलते हैं। वांट ऑफ जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन पर जो है वर्क करके बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो गैस की तरह बिहेव करता है। जैसा गैस बिहेव करता है वैसा ही जो है काफ़ी अधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है बिहेव करता है। मतलब जो लॉ हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं वही लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वही नियम जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज हो सकता है। और उन्होंने बताया कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है ये किसको बता रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर CRT के बराबर होता है। अब C क्या है जी? C जो है मोलैरिटी है, R जो है वो रियल गैस कांस्टेंट है। क्या है? रियल गैस कांस्टेंट। T जो है टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर रियल गैस कांस्टेंट पता है ना जी कितना होता है? 8.314 जूल में कहेगा तो, कैलोरी में कहेगा तो 2 होता है, ATM में पूछेगा तो 1/12 होता है। ध्यान रखना। अब देखो कह रहा है कि जब हम लोग प्रेशर को ग्रेटर, अब हम लोग प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब क्या होगा? तब सोल्वेंट जो होगा सॉल्यूशन से वो फ्लो करेगा प्योर सॉल्यूशन की तरफ। उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। एक बार इसको डिफिनीशन को देख लेना। मेन है ये वाला, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मतलब समुद्र का पानी जो खारा होता है उसको तो पीने लायक नहीं होता है, लेकिन उसको पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है? सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है ना।
रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल, इसका उपयोग समुद्री जल के विलवीकरण में किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, जिसका जो है वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जिसका बराबर है, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक जो है सॉल्यूशन। तो एक ऐसा एक दिए हुए टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे ब्लड जो है वो हमारे आइसोटोनिक होता है सेलाइन के साथ, जो हमारे खून में जो सेलाइन है उसके साथ आइसोटोनिक होता है ब्लड। हिंदी में देख लीजिएगा, ये जो है आपको तोड़ कर दिया गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है ना, क्या हो जाएगा, पाई को हम लोग लिख सकते हैं C1R-T1। अगर टेम्परेचर जो है सेम है तो दो तरीका इसमें बन सकता है। देखो पहला, इफ टेम्परेचर सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 लिखेंगे। इसको ब्रेक कीजिएगा तो CR-T1, C1 टेम्परेचर सेम है तो T हो जाएगा C2R-T। तो ये देखो R कट गया तो मतलब C1 इज इक्वल टू C2 हम लोग लिख देंगे, कब, जब टेम्परेचर सेम होगा। दूसरा, इफ टेम्परेचर इज नॉट सेम, मतलब अलग अलग है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 तो होगा ही, लेकिन इसमें टेम्परेचर सेम था तो कट जा रहा था, इसमें नहीं कटेगा। तो पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C1T1 इज इक्वल टू C2T2, उस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर देंगे। इसमें सिर्फ C1 इज इक्वल टू C2 और इसमें C2T2। C1C2 क्या है जी, ये मोलरिटी को बता रहा है ना, ध्यान देना। अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक बार थोड़ा सा जान लो क्या होता है, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, अगर सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक है तो सेल में कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जो आइसोटोनिक है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं अगर किसी सेल को तो वो फूल जाएगा, मतलब स्वेल कर जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे सेल को तो वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसमें, अगर सेल को हम लोग डालें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा स्वेल, श्रिंक, नो चेंज। क्या मारना है, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है, हाइपोटोनिक में श्रिंक कर जाता है, आइसोटोनिक में नो चेंज। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लास्ट टॉपिक देखो आ गया है ना, एबनॉर्मल मोलर मास। अब हम लोग खत्म की तरफ पहुंच चुके हैं, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका डिफिनीशन देख लेना जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है और मोलर मास जो सॉल्यूट का होता है, इसका इन्वर्स रिलेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन का और मोलर मास जो है सॉल्यूट में, उसमें कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इसलिए मोलर मास जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया जाता है वो कम होता है ट्रू वैल्यू से। ये सब एक बार देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांस नहीं है, जो क्वेश्चन बनेगा वहाँ से मैं बता दूंगा। अब देखो दो केस आता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है आई। तो ये सब एक बार डिफिनीशन आप देख लीजिएगा कि कुछ सॉल्यूट जो है जब डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो एसोसिएशन में भी जाता है और डिसोसिएशन में भी जाता है। एसोसिएशन होकर अब डाइमर भी बनाता है, ट्राइमर भी बनाता है। जैसे मान लो CH3COOH है, ये एसोसिएशन होकर CH3COOH, इसका क्या बनाया, डाइमर। तो वहीं कह रहा है कि कुछ सॉल्यूट जो है डिजोल्व होकर सॉल्वेंट में डाइमर भी बनाते हैं। यहाँ 2 रहेगा तो ये मतलब डाइमर बनाया, 3 रहेगा तो ट्राइमर बनाया, इस तरीके से। उसके बाद कुछ जो है एसोसिएशन क्यों होता है, ड्यू टू एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाता है। इसके रिजल्ट से मैग्नीट्यूड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इसलिए मोलर मास जो है सॉल्यूट का वो हायर हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है घटा तो मोलर मास जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। तो वहीं इसमें कह रहा है, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद डिसोसिएशन, कुछ जो है एसोसिएशन हो सकता है, कुछ जो है डिसोसिएशन हो सकता है कुछ का। जैसे KCl है, K+ और Cl- में जो है ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ का जो है पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है, कुछ का एसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन रिजल्ट इन द थस वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हाई हो जाएगा और मोलर मास जो है सॉल्यूट का डिक्रीज कर जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए वांट ऑफ फैक्टर में। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिख सकता है। वांट ऑफ फैक्टर जो है इसका ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है ना। वांट ऑफ फैक्टर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या होता है,
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी आपकी ये सब देखने का जरूरत नहीं है, ये सब एक जो फार्मूला है इसको ध्यान रखना है। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई क्या होता है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो, अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वांट ऑफ फैक्टर दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सबके आगे आई लग जाता है। पहले जो आर एल वी था, पहले जो आर एल वी पी उसका फॉर्मूला क्या होता था, पी नॉट माइनस पी ए। आर एल वी पी जो होता था पी नॉट माइनस पी ए बाई पी नॉट किसके बराबर होता था जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। उसको हम लोग लिखते थे N2 बाई N1। N2 जो है मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट है, और N1 जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ N1 बाई N2 लिखते थे, लेकिन अगर वांट ऑफ फैक्टर को भी इसमें ऐड किया जाए तो इसके आगे क्या लग जाएगा फार्मूला में, आई लग जाएगा। आई क्या बताएगा, वांट ऑफ फैक्टर। आई कैसे निकालते हैं, दो केस होता है उसका, एसोसिएशन डिसोसिएशन। मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, आप पुट कीजिएगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन केस में आई कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता था, सिर्फ के बी इंटू एम, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक उसी प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हो जाएगा पाई इज इक्वल टू, पहले होता था सी आर टी, अब हो जाएगा आई इंटू सी आर टी। ये सब फार्मूला ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, ये सबको ध्यान नहीं रखना है, सिंपल एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर वीक एसिड दिया रहेगा फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई ये 1 प्लस अल्फा, डायरेक्ट याद रखना। वीक एसिड दिया रहेगा तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना रहेगा, तो 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है जी, ये डीओडी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको क्वेश्चन में चमकता हुआ दिखेगा, इतना परसेंट से जो है डिसोसिएट किया, एसोसिएट किया, तो ये अल्फा बताएगा। तो वीक एसिड के लिए आई 1 प्लस अल्फा। अब देखो, वांट ऑफ फैक्टर जो आई का वैल्यू है, जो आई का वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालेंगे जी, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो सिंपल यहाँ पर जो नंबर लगा हुआ है इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। या फिर आप डिसोसिएट करके भी लिख सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। कितना आया जी, 1 Na आया और 1 Cl आया, तो क्या हो जाएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही नहीं आ रहा है तो सिर्फ गिन लीजिए, यहाँ पर 1 है और ये SO4 में 4 नहीं लिख देना, SO4 जो है एक मॉलिक्यूल है, इसके आगे 1 लगा हुआ है इस तरीके से। अब K2SO4 को ब्रेक कीजिएगा तो K प्लस K प्लस और SO4 2 माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 2 जो है K है, K जो है 2 है और SO4 जो है 1 है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर जो है 3 हो जाएगा। तो सिंपल जो है आपको जोड़ते चले जाना है। जैसे मान लो Al2O3 दिया है, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 अल्मोनियम है, 3 वो है ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर 5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको एग्जाम में निकालना रहेगा और वहाँ से आप वांट ऑफ फैक्टर से निकाल सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब। अब कह रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर और एसोसिएशन, तो 2 स्पेशल केस हुए, उसको आप देख लीजिए आप, है ना। ये सब फार्मूला देखने का जरूरत नहीं है, ये सबको काट देता हूँ मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। 2 के हिसाब से पूछा जा सकता है फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए आई जो होता है वो लेस देन 1 होता है, डायरेक्ट थ्योरी में आएगा। एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर कैसा होता है, 1 से कम होता है। और एसोसिएशन में आई निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आई जो है हमेशा 1 से कम ही होगा एसोसिएशन के लिए। अब n क्या है जी, n यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने बताया था पीछे कि CH3COOH3 ये मिल के जो है डाइमर बना रहा है CH3COOH2 का, तो यहाँ पर जो नंबर लगा हुआ है वो n देगा, तो इसके लिए n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, जैसे इन सब में जो मैंने बताया, यहाँ पर जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, देखो लिखा हुआ है, उसके लिए n ही आई का काम करेगा। लेकिन अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये सब फार्मूला आपको यूज करना है एसोसिएशन के लिए। दूसरा देखो, फॉर डिसोसिएशन,
डिसोसिएशन, डिसोसिएशन अगर आपको दिया रहेगा मतलब मॉलिक्यूल जो है टूट रहा है, जैसे NaCl हो गया, NaCl है, ये ब्रेक कर रहा है Na+ और Cl- में, कितना में ब्रेक कर रहा है 1 2, तो इसका I हमको पता है कितना हो जाएगा जी, I या फिर N जो है हमको पता है। कंप्लीट डिसोसिएशन दिया है तो I 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा तो यहाँ से आपको N सबसे पहले निकालना है। इसका N कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो N इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको फार्मूला में यूज करके I निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है 1 + N-1 अल्फ़ा। अगर कह देगा कि NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन है तो उस कंडीशन में N ही जो है वो I का काम करेगा, लेकिन कहेगा कि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसका N निकालेंगे, कितना Na है कितना Cl है, वहाँ से N आ जाएगा जो पहले I देता था, अब यहाँ पर N देगा, और फिर यहाँ से I निकाल सकते हैं 1 + N-1 × अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर जो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, समझ में आया। तो ये रहा आपका आज का सॉल्यूशन का 1 शॉट। हम लोग अब अगले चैप्टर में मिलेंगे। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कैसा सेशन लगा। अब मैंने बहुत धमाकेदार तरीके से आपको एक एक चैप्टर जो कंसेप्ट था, एक एक जो NCERT का लाइन था उसको कवर किया, एक एक फार्मूला को कवर किया। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।